ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरत है कि हमें भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। और हम देखेंगे कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन फिट इन ग्लोबल मार्केट। आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है, किसी में देखें, समदोषा समाग्नेश, मीन्स सम, इक्विलिब्रियम की स्टेज। और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो केवल बॉडी के लिए नहीं इस्तेमाल की है, ये पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके लिए भी आयुर्वेद ने इस्तेमाल की है। तो सबसे जो बड़ा और जिसकी वजह से पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है, आयुर्वेद इज हैविंग कैपेसिटी टू लिव इन हार्मोनी। तो जो एक हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो ये आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, और इसीलिए लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि हम जब डिफरेंट कंट्रीज में जाके देखते हैं तो कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिनको कि वो लोग कोट करते हैं, एंड दैट बिलोंग्स टू द हार्मोनी की आयुर्वेदा इज एबल टू हार्मोनाइज विद अदर सिचुएशंस, अदर कस्टम्स। तो इन सब चीज़ों के साथ कुछ कंट्रीज हैं, और किसी भी कंट्री में चले जाएं, वेदर यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी छोटे से छोटे कंट्री में, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा कुछ, कि बिल्कुल छोटे से छोटे कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, बट वहाँ पे आयुर्वेद फ्लरिश हो रहा है, वहाँ पे आयुर्वेद का स्कोप है। जैसे मॉर्निंग में बात हुई थी कि किसी चीज़ की जब ज़रूरत होती है, किसी चीज़ का जब मार्केट होता है, तब उसकी वैल्यू होती है। तो आज जो आयुर्वेद की वैल्यू है वो इसलिए है कि आयुर्वेद का मार्केट है, और ये मार्केट बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप देखें पिछले 10 साल की स्टेटस, तो ये लगभग 20-30% ये ग्रो हुआ है, और ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आगे के स्टेटिस्टिक ये बताएंगे कि अगले 25 में कितना होगा, अप टू 30 में कितना होगा, वेरी फास्ट ग्रोइंग। और यही समय है अभी आप लोगों के ग्रेजुएशन कर लेने में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, कि यू कैन कैप्चर दैट मार्केट। जब ये सिचुएशन है मार्केट की, तो हम वो भी देखेंगे कि हम मार्केट जब बोल रहे हैं तो इट इज लिंक्ड विद फाइनेंस और मनी। हम जो भी काम करते हैं तो देयर आर 2 पर्पजेज। फर्स्ट, आप एक आइडेंटिटी चाहते हैं, एक रिकग्निशन चाहते हैं, और सेकेंड इज अर्निंग मनी। तो इसको हम पीछे नहीं रख सकते, और इसको बहुत दबा के भी नहीं बोलने की ज़रूरत है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप कर सकते हैं और आयुर्वेदा सेलेबल है, तो हमें इसमें मनी अर्न करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके भी मैं कुछ रियल एग्जांपल आपको दूंगा। कुछ कंट्रीज में हमारी कैसी इमेज है, जरा उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। कि अगर हम यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे मान के चलते हैं कि जो वेलनेस सेंटर्स और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फील्ड में इट इज़ एक्सेलेंट। तो हमें जहाँ पे जिस कंट्री में हमारी जैसी इमेज है, अगर हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो वी विल बी मोर सक्सेसफुल। यूके में इट इज़ ग्रोइंग प्रेजेंस इन होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, क्योंकि वहाँ पे NHS जो गवर्न करता है हेल्थ से रिलेटेड, तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उनके जो हेल्थ सिस्टम है उसमें आयुर्वेद को एज ए होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। इन जर्मनी आयुर्वेदा क्लिनिक्स इंटीग्रेटेड इनटू हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आयुर्वेद की क्लिनिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इन ऑस्ट्रेलिया वेलनेस प्रोग्राम्स एंड स्पा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंट्रीज़ में या जो उसके एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। तो कुछ लीगलाइजेशन वाली जो स्थिति है वो दैट इज इन पॉजिटिव साइड। दूसरा जो एक लैंडमार्क है कि जिसको हम मान सकते हैं कि आयुर्वेद की रिकॉग्निशन या पहचान या अट्रैक्शन लोगों का हो रहा है,
वो आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने में है। जैसे योगा डे है, योगा डे बहुत सारे कंट्रीज़ में, मोर देन 150 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है। धीरे धीरे आयुर्वेदा डे भी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है, और उसमें से बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो हर साल करते हैं इन यूके पार्लियामेंट। यूके की जो पार्लियामेंट है उसमें हर साल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे वेलनेस की, है ना। वेलनेस, तो वेलनेस का जो इस समय ग्लोबल मार्केट है दैट इज 4.2 ट्रिलियन, वेरी ह्यूज मार्केट। और इस मार्केट में ठीक बात है कि आयुर्वेद का शेयर थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इट इज 9.7 बिलियन। तो ये इतना मार्केट है। अब इस मार्केट में अगर आपको थोड़ा एक्टिवली, जैसे मॉर्निंग सेशन में बात हुई कि अगर आपने प्रिपेयर करके अपने को कर सकते हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस मार्केट। तो इसमें जो की सेक्टर्स हैं जो इस मार्केट में डोमिनेट करते हैं, दैट इज आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, वेलनेस सेंटर्स, हर्बल प्रोडक्ट्स। और हर्बल प्रोडक्ट्स में जो टॉप पे है वो है स्किन एंड ब्यूटी केयर, जो एक ग्लोबल जो इसका स्टैटिस्टिक है उसमें जो अभी सबसे ज़्यादा हायर चल रहा है वो न्यूट्रास्यूटिकल और स्किन केयर प्रोडक्ट। अब इसमें न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर अभी जो पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड है, जो लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि जो स्किन केयर और जो ब्यूटी केयर से रिलेटेड मार्केट है वो जंप करेगा और न्यूट्रास्यूटिकल से हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। सो दिस इज ए बिग एरिया। So just see that how this market is growing, and it is predicted कि अभी हमारा ये 23 और 2030 तक it can go up to 14 बिलियन ग्लोबल मार्केट। तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो मुझे लगा कि हमें एक्चुअल में स्थिति मालूम होनी चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज में आयुर्वेद की क्या स्थिति है। तो चूंकि यूएसए एक सबसे बड़ा कंट्री और पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है और एक सुपर पावर तो है ही है, तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे एक वाइट पेपर तैयार किया, ये लगभग 150 पेजेस से ज़्यादा का है, और इसमें यूएसए के जितने भी जो 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक्चुअल में आयुर्वेद की क्या स्टेटस है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आयुर्वेद के सपोर्टिंग है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, या फिर वहाँ पे फ्रीडम है आपको प्रैक्टिस करने की आयुर्वेद की, कितने प्रैक्टिशनर्स हैं, ये जितनी भी डिटेल्स पॉसिबल हो सकती है उनको प्रयास किया कि हम इस रिपोर्ट में रखें। और ये रिपोर्ट 1 साल पहले ही यूएस में रिलीज भी हुई है। यू कैन गेट द कॉपी, वो तरीका हम बताएंगे। अब थोड़ा सा आइडिया देते हैं ग्लोबली कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या स्कोप है। सो आयुर्वेदा एजुकेशन से रिलेटेड, वेदर इट मे बी द यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो भी रन कर रहे हैं, और वो जो रन किए जा रहे हैं स्कूल्स वो हमारे इंडिया से ट्रेंड या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके थ्रू। रिसर्च एंड एकेडमिया, बहुत सारी जो यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रिसर्चेज भी हैं और एकेडमिक्स प्रोग्राम भी कुछ चल रहे हैं। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में कौन से आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं। यहीं पे एक चीज़ जो याद आ गई कि मॉर्निंग सेशन में शायद किसी ने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है ग्रेजुएशन के बाद या डिग्री लेने के बाद। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं। एक देखिए बड़ा अच्छा जो हमने इसमें देखा जब हम इस वाइट पेपर पर काम कर रहे थे,
तो बहुत सारे आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स थी, उनकी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद हस्बैंड यूएस में गए, उनको भी जाना पड़ गया। शुरू के कुछ पीरियड उन्होंने निकाले, फॉरेन कंट्री में आए, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर कुछ बच्चे हो गए, फिर वो भी बड़े हो गए। तब उनको लगा धीरे धीरे कि नहीं, अब कैरियर की तरफ हमें डाइवर्ट करना चाहिए। और इस समय यूएसए में जो आयुर्वेद में जो लीड ले रहे हैं, सो ऑल आर फीमेल्स। बहुत कम है जो मेल्स हैं वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली आई विल से 80% जो है वो डोमिनेटिंग फील्ड है यूएसए में हमारी फीमेल आयुर्वेदा डॉक्टर्स, और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग सेंटर्स का है। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन और CCRS इज हैविंग MOU दिस, ये हंगरी में है, और यहाँ पे आयुर्वेद की चेयर है, और यहाँ पे कई सारे जो है वो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। मीन्स जब MOU साइन हुआ था उस समय फॉर्चुनेटली मैं आई वॉज विटनेस, तो जो वहाँ के जो चीफ थे वो बड़े एक्साइटेड थे, और उन्होंने उस समय जो आयुर्वेद का सेटअप करने के लिए जो उनका खुद का ऑफिस था उसके पास स्पेस एलोकेट किया था। और जितने भी उनके, क्योंकि वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी फैकल्टीज़ थे, उनको बुला के, और स्पेशली जो फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस किया था तो लेक्चर करवाया था कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड यू हैव टू वर्क फॉर आयुर्वेदा, ये उनके वर्ड थे। तो दिस इज द प्लेस। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? याद आ रहा है किसी को? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इसका कोई दूसरा नाम भी है? नहीं याद आ रहा। चलो थोड़ा हिंट देते हैं। जब एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उसका कुछ नाम बोलते हैं। कॉक्स एब्डोमेन बोलते हैं ना, कॉक्स। ये कॉक्स वर्ड जो है ना, ये जिस व्यक्ति ने माइकोबैक्टीरियम को खोजा था उसका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कॉक, और वो रॉबर्ट कॉक जो है वो इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सर्टी मेडिकल यूनिवर्सिटी बर्लिन। और इसी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का जो रिसर्च हुई वो भी CCRS के कोलेबोरेशन से हुई थी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और उस स्टडी से 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं, एंड वो एक लैंडमार्क ये भी रहा सर्टी मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो हम आयुर्वेद की प्रेजेंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस यूनिवर्सिटीज़ में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस है। ये यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पिक्चर, जैसे ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है यहाँ आयुर्वेद का सेक्शन है। देन द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिएटल में है, सिएटल गूगल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर है वहाँ पे भी आयुर्वेद का सेंटर है। देन द कैलिफोर्निया वहाँ पे भी है। महर्षि का भी फेयरफील्ड में एक अच्छा बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसमें आयुर्वेद का डिवीज़न बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जो ऊपर एक है वो दैट इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वैदिक वेलनेस, जिसको कि मैं बिलोंग करता हूँ, है ना। तो ये वो यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के थोड़े कुछ पिक्चर्स दिखाएं ताकि आपको भी थोड़ा ये आइडिया हो कि यहाँ से बाहर भी आयुर्वेद के अच्छे सेटअप होते हैं। सो दीज आर, ये नीचे वाली बिल्डिंग है, ये हॉस्टल है।
इसको समझ रहे होंगे कि शायद ये इंस्टीट्यूट है या कुछ और है। हमारी तो हॉस्टल ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये कैंपस है ना, कैंपस का हमारा तो ये लाइब्रेरी है। ये सुंदर सा कैंपस है। वो हाँ, ये वो नहीं, ये टेक्सास में एक दूसरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, स्कॉट एंड वाइट हॉस्पिटल। ये सिटी का नाम टेम्पल सिटी है और A&M यूनिवर्सिटी के उसमें आता है। यहाँ पे भी एक बहुत खास बात हुई थी कि 2005 में यहाँ प्रकृति और पार्किंसंस के केसेस के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी और फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ दैट स्टडी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रह के काम किया था और रह के जब आप काम करते हैं तो आपको पता लगता है कि लोग आपके प्रति कैसा सोच रहे हैं, कैसे आपको परसीव कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन ए प्लेस वेयर आयुर्वेदा फ्लरिश्ड इवन इन 2005। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, आपको मालूम है कि यूएसए में मॉडर्न मेडिसिन में कोई MBBS नहीं होती है, डायरेक्टली MD आप करते हैं रेजिडेंसी के साथ। और उस रेजिडेंसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी आपकी चॉइस के कोर्सेज होते हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो वहाँ कुछ ऑप्शनल होते थे जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के होते थे। तो यहाँ पे कुछ परसू किया और 4 क्रेडिट के लिए हम लोगों ने इसको अप्रूव करवाया, यूनिवर्सिटी बॉडी ने अप्रूव किया और लगभग 2 सालों तक अब बैचेस को NIA में लाते रहे 4 वीक्स के लिए और उनको 4 क्रेडिट उनके MD प्रोग्राम में मिलते थे फॉर मॉडर्न स्टडी। तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आयुर्वेद आज से 20 साल पहले से प्रेजेंट है। ये तो सब ठीक है, अब हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम लोग कैसे वहाँ पे जाके अपने को प्रूव कर सकते हैं। पहले तो फील्ड देखते हैं कि कौन से ऐसे फील्ड हैं कि हमने सारा रिव्यू करने के बाद जब देखा तो कुछ फील्ड्स ऐसे निकल के आए हैं कि जहाँ पे हमारा अच्छा स्कोप बन सकता है। तो फर्स्ट इज द इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है और पूरा वर्ल्ड इस समय और जितने भी इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन को प्रेफर कर रहे हैं और प्रैक्टिस में है। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, जो USA की जो मेन बॉडी है जो पूरे कंट्री के लिए पॉलिसी भी डिसाइड करती है, हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करती है, उसका एक सेंटर है नेशनल कैंसर सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। और उसमें उन्होंने एक अलग डिवीजन क्रिएट किया है, दैट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन विद मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। और उनका ये आगे प्लानिंग है कि हम एक इसका नेटवर्क पहले US में क्रिएट करेंगे, जो US में आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ, देन वी विल स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। सेकेंड इज वेलनेस। अभी हमारे कंट्री में देखें कि जो आयुष्मान भारत है या दूसरे और हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो भी सब जगह वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये एरिया ग्लोबली एक्सेप्टेड एरिया है और वेलनेस में बहुत सारा स्कोप है। लग्जरी रिजॉर्ट, ये भी बड़ा अट्रैक्टिव है। हम लोग हमेशा मान के चल रहे हैं कि आयुर्वेद मतलब फटा टूटा कुछ है ना, कपड़े से भी ऐसे ही हैं, स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, बाकी सब कुछ भी ऐसे ही है, लेकिन यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। लग्जरी, एक तो सिंपल स्पास होते हैं, सिंपल रिजॉर्ट होते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट जिसको सामान्य आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है,
ऐसे भी आयुर्वेद के कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। हमने अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात की तो एक हमारी और ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के खासतौर से जो हमारे BMS में जो इलेक्टिव्स होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तैयार किया है और ये इलेक्टिव्स पे अवेलेबल है फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिससे कि उनको ये पता लग सके कि आखिर इंटीग्रेटिव मेडिसिन में होता क्या है और हम कैसे अपने को तैयार कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर्स में जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है, खासतौर से हॉस्पिटल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं और वो भी आइडेंटिफाइड डिसीज़ के लिए, खासतौर से वो डायबिटीज़ का केस हो, आर्थराइटिस के केस हो और या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के केसेस हो, तो ये मेन फोकस एरिया है। खासतौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें इन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, ओबेसिटी भी है। इनमें वो चाहते हैं कि जो हम आयुर्वेद के साथ मिलके कॉमन प्रोटोकॉल पे इंटीग्रेटिव मेडिसिन के थ्रू अगर काम करेंगे तो दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। वेलनेस सेंटर में आप देख रहे हैं कि जो खासतौर से जो स्टेटस है फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पंचकर्म के कुछ प्रोसीजर्स को, और ये जो एक डिटॉक्स वर्ड लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में वेस्टर्न वर्ल्ड में पंचकर्मा के लिए ये एक्सेप्टेड वर्ड है। ये उनका जो है वो पंचकर्म कहेंगे तो हो सकता है आयुर्वेदा डिटॉक्स थेरेपी अगर बोलेंगे तो वेरी इजीली दे अंडरस्टैंड। तो शुरू में हम लोगों को रेजिस्टेंस होता था कि इट इज़ नॉट सिंपली डिटॉक्स, ये तो कुछ और भी है। लेकिन हमेशा जो एक जब हम लोग पढ़ाते हैं या कुछ लेक्चर देते हैं तो एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं कि हम कोई अननोन चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी नोन चीज़ का सहारा लेके फिर आगे चल के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी इस लेवल पे हम लोग रजिस्ट नहीं करते हैं। कहीं पे अगर कोई कुछ बोलता है वी इजली एक्सेप्ट, ओके यस इट इज़ ए डिटॉक्स थेरेपी। इन टीचिंग पोजीशंस, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब एकेडमिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कन्वेंशनल टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं और जो मेडिकल फील्ड से हैं वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स, कोई बहुत बड़े डिग्री प्रोग्राम्स नहीं लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम्स, वो लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, वो शुरू कर रहे हैं। और रिसर्च एरिया में खासतौर से जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जैसे हम बार बार फोकस कर रहे हैं और लास्ट तक करेंगे, क्योंकि अब इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपने को इस फील्ड के लिए तैयार भी आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आगे का ये इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट लेवल पे भी जो नीति आयोग के लेवल पे भी चल रहा है और इंडिया के बाहर तो इसका स्कोप इंटीग्रेटिव मेडिसिन, अगर मॉडर्न मेडिसिन के लोगों के साथ काम करना है तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन अप्रोच इज़ द ओनली अप्रोच, अगर उनके साथ मिलकर काम करना है तो। और इसमें खास तौर से जो अभी फोकस चल रहा है दुनिया का वो क्रोनिक और डीजनरेटिव कंडीशंस के ऊपर। तो जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं तो खासतौर से जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं या डीजनरेटिव कंडीशंस हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें और नए एंगल के साथ आपको फोकस करना है। एंटरप्रेन्योर वाले सेशन में डॉक्टर चौहान जी ने बताया था कि मेडिसिनल प्लांट का पूरे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इस्टेब्लिश्ड और बहुत ही अच्छे लेवल के मेडिसिनल प्लांट गार्डन बने हुए हैं। इवन ब्राज़ील में एक जो है वो सिटी है गोइनिया,
तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे जो है जाने पे मालूम ये पड़ा कि लगभग 100 आयुर्वेदा प्लांट्स जो कि आयुर्वेद में डिस्क्राइब हैं वो वहाँ पे यूज होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं और उनका ये है कि अगर आप इनकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हमको बता देंगे तो हम इनको अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा उनका हर्बल गार्डन है। तो बहुत सारे इवन जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने अभी शिकागो के पास एक 35 एकड़ लैंड एक्वायर की है जस्ट टू डेवलप हर्बल गार्डन। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आप अमेरिका में कहीं पे घूमिए, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे प्लांटेशन है, बट हार्डली यू विल फाइंड एनी मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले आपको नहीं दिखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे ग्रो करें, वहीं पे प्रोडक्ट डेवलप करें और वहीं उन्हीं को सेल करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉर्निंग सेशन में देव पुजारी जी ने बताया कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक और ऐसा फील्ड है कि अब जरूरी नहीं है कि आप घर में बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्लोबल प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिग्री है, हमने ले ली और हमने अपने कमरे में बंद कर लिया और हम ग्लोबल प्रैक्टिशनर बन गए। बहुत सारी इश्यूज हैं, हम उन इश्यूज को देखेंगे कि कैसे अगर हम उनसे ओवरकम कर लेते हैं, हम उनसे अपने को निकाल लेते हैं तो इवन वी कैन बी ए ग्लोबल प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा। इस चीज को समझाने के लिए एक और इलेक्टिव हम लोगों ने तैयार करके NCISM को दिया और ये ऑलरेडी अवेलेबल है NCISM के इलेक्टिव्स में, टेली मेडिसिन एंड टेली हेल्थ। इसका भी पर्पज़ यही था कि अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों को मालूम होगा कि ये है क्या, कैसे करते हैं, कैसे हम इस खुद सेटअप कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ए बेसिक कोर्स अवेलेबल विद NCISM। हर्बल प्रोडक्ट में जब हम बात कर रहे थे तो हर्बल प्रोडक्ट में इम्पोर्टेंट जो था ये जो फूड सप्लीमेंट्स का और स्किन केयर का, ये बहुत ही राइजिंग मार्केट है और ख़ासतौर से जो USA का मार्केट है ये अभी एक शुरुआत हुई है और जस्ट लाइक एक बूम जैसी स्थिति आने वाली है और इस मार्केट को जो कैप्चर कर लेगा आई थिंक ही और शी कैन विन द रेस। फार्मास्यूटिकल बहुत सारी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जिनमें कि आयुर्वेद के लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। आप सोचेंगे कि वहाँ पे एडवांस रिसर्चेज हो रही हैं तो आयुर्वेद के लोगों की क्या ज़रूरत है। पहले एक समय होता था, आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले की लोग आइसोलेशन में काम करते थे। अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो आइसोलेशन में करेगा, कोई डॉक्टर अगर है तो वो आइसोलेशन में काम करेगा और हम तो अभी तक आइसोलेशन में ही काम करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी भी आइसोलेशन में काम करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कोलैबोरेटिव वर्क, मिलके काम करना। तो अभी अमेरिका में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई भी आयुर्वेद वर्ड को लेके भी कोई काम कर रहा है तो ही और शी विल एंगेज एनी आयुर्वेदा एक्सपर्ट, उसके बगैर नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ का जो लॉ है वो परमिट नहीं करता है कि आप ठीक है, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप आयुर्वेद के किसी ड्रग पे वक्त काम कर रहे हैं, बट यू आर नॉट ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आपकी टीम में वो कहाँ पे है। ये भी एक, अगर आपको रिसर्च बैकग्राउंड आपकी अच्छी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो दैट मीन्स यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल विद दीज पीपल। सो अल्टीमेटली जो अभी तक ये बात की इमर्जिंग फील्ड में, तो इंटीग्रेशन विद मॉडर्न मेडिकल हेल्थ केयर, जो वहाँ का सेटअप है उसके साथ काम करना, इससे रिसर्च और एकेडमिया में काम करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना और आयुर्वेदा प्रोडक्ट पे काम करना। तो ओवरऑल मिला के ये जो 4 फील्ड ऐसे हैं कि ग्लोबली ये फील्ड आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स के लिए अवेलेबल है।
इंडिविजुअल कंट्री वाइज या जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनके हिसाब से देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी लोग कर रहे हैं। आज अगर अमेरिका की किसी भी मेजर सिटी में आप जाएंगे, यू विल गेट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, वो आपको मिलेंगे। जो मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं। रिसर्च का जैसे बताया था कि एक जो सबसे अच्छा स्कोप है वो रिसर्च का यूएसए की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके है। यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं, अब यहाँ पे देखें कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिसने सबसे पहले ऑफिशियली आयुर्वेद को एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया है। तो वहाँ पे जो बिल है, ये उसी का लिंक है कि जो बिल वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में जो पास हुआ था टू रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा एज ए प्रोफेशन। So that means you can do Ayurveda practice there as a professional person. So for wellness centers, teaching institutions, holistic health care, एशिया पैसिफिक में खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है और वेलनेस टूरिज्म को लेके यहाँ पे ज़्यादा अवेयर लोग हैं। तो अब वेलनेस इंडस्ट्री के लिए अगर आपने अपने को तैयार कर रखा है तो यू कैन वेरी इजीली गेट इन्वॉल्व देयर। एशिया पैसिफिक में यहाँ पे रिजॉर्ट्स का और कोलेबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड वेलनेस कंसल्टेंट। तो अब वो रिपीटेडली जब हम अलग अलग कंट्रीज़ का दिखा रहे हैं तो कुछ एरिया जो है हर एक में रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स वो एरिया पोटेंट एरिया है ग्लोबली कि जहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट आप साबित कर सकते हो। और हर कोई जो है वो दुबई में जाके क्यों बसना चाहता है? मालूम है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दुबई की कि दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। आप जो भी कमाते हैं वो आपका होता है, जीरो इनकम टैक्स। तो बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनके मन में कुछ होता है कि हम कुछ ये करें तो वो अपनी कंपनी को रजिस्टर दुबई में करवाते हैं और वट एवर दे अर्न इट इज़ देयर मनी। तो बहुत बड़ा, आप अमेरिका में अगर कुछ कमा रहे हैं तो 30% फ्लैट आपको टैक्स देना है। इंडिया जैसा नहीं है कि वहाँ पे इतनी स्लैब पे छूट है फिर इतनी छूट है। नो, अगर आप $100 कमा रहे हैं तो $30 यू हैव टू पे एज टैक्स। इंडिया में भी है, यहाँ डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि जब हम अर्न करने की बात कर रहे हैं तो हमें अर्निंग को सेव करना भी तो मालूम होना चाहिए ना। लग्जरी आयुर्वेदा, अभी आप एयरपोर्ट में जाएंगे ना, ब्रांड एक दिखता है लग्जरी आयुर्वेदा के, वो मेंशन ही करते हैं लग्जरी आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर हैविंग द बिजनेस माइंडसेट देयर इज नो लिमिट। इवन अफ्रीकन कंट्रीज में, नीचे अफ्रीका में ही जो महर्षि महेश का एक सेंटर है, वो नीचे पिक्चर उसकी है, ऊपर वो किसी और दूसरे सेंटर की है। सो इट इज़ रिकैप, इज वट एवर आई सेड, इट इज़ द समरी ऑफ दैट। नॉर्थ अमेरिका में प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप है आपका, वेलनेस सेंटर्स में है, एकेडमिक्स में रोल है, रिसर्च में भी आपका रोल है। यूरोप में आप लाइसेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हेल्थ केयर पार्टनरशिप कर सकते हैं, वेलनेस रिजॉर्ट्स में काम कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में वेलनेस टूरिज्म में गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन है, इसलिए कुछ एरिया में काम कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर का बहुत अच्छा स्कोप है।
मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में लग्जरी रिजॉर्ट्स, वेलनेस प्रोग्राम और कंसल्टेशन। बट नाउ द चैलेंजेस, ये तो सब ठीक है, सब चल रहा है, बड़ा अच्छा है और बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रूल्स। नियम कायदे कानून बड़े तगड़े हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन कंप्लाइंस स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज में इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस है कि अगर आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं किए तो यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट। जितना आपने ज़िंदगी में कमाया नहीं होगा वो सब ले लेंगे, इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट पेनाल्टी। तो अब ये देखते हैं कि ग्लोबली रूल्स की क्या स्थिति है। दो चीज़ें देखते हैं, क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल। क्वालिफिकेशन तो आपका डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, इसका क्या हो गया? इसको चालू करो भाई। या चलो कोई नहीं। तो जब हम इंडिया से बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारी क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल आपकी इस बात को बताती है कि आप ठीक है, आप क्वालिफाइड तो हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट स्किल्स आपके में है कि नहीं है, वो क्रेडेंशियल्स बताते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, मैं अपना खुद का ही लगभग एक 2004-05 में एक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट था और उसमें एवरीथिंग वाज ओके, मुझे जाना था और सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लेके आया कि आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो यूएसए में क्रेडेंशियल उसका है कि नहीं है। क्योंकि आई डोंट नो, अब मुझे क्या मालूम है कि वहाँ पे है कि नहीं है। तो उसके बाद वो जिस हॉस्पिटल के साथ था उन्होंने वो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के लिए भेजा एंड आई रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट। उसको देख के बड़ा अच्छा लगा, अभी भी देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो क्योंकि उसमें एक कुछ लिखा हुआ था, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था कि PhD ऑफ डॉक्टर कुमार इज इक्विवेलेंट टू द PhD ऑफ मेडिकल साइंस इन USA। ये सुन के तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो ये क्रेडेंशियल्स जो हमारी ये BMS की डिग्री का और MD की डिग्री का जो इशू है बाहर के कंट्रीज में डायरेक्टली, वो यही है कि अभी बहुत सारी प्रोसेस होनी बाकी है कि एज ए BMS हमको डॉक्टर का लेवल वहाँ पे मिल सके, इसमें थोड़ा टाइम है, अभी ऐसा नहीं है। आप इसीलिए क्या है कि आपको कुछ को अलाइड क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी मेन स्ट्रीम में आने के लिए। यू कैन डू प्रैक्टिस। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यू कैन डायग्नोज। अब सीधे जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ये नहीं लिख सकते हैं कि ये डायग्नोसिस दिस, नहीं, लीगली अलाउड नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कुछ लिख रहे हैं, देयर इज नो इशू। तो इसलिए टाइम जो है वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस का है, आयुर्वेद के फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना का है, आयुर्वेद के हिसाब से चीज़ों को लिखने का ये प्रैक्टिस आनी चाहिए। वो अगर आप फ्यूचर के लिए बाहर के लिए कभी प्लान कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम में आएगी। तो क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे हैं कि खासतौर से यूके में बहुत सारे जो कंट्रीज हैं और अमेरिका में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जैसे NCI है तो वो नेशनल लेवल पर रेगुलेट करती है। USA में ऐसा नहीं है, वहाँ पर रेगुलेशंस जो है वो स्टेट वाइज होते हैं। स्टेट वाइज अगर आप उनके रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, यू कैन प्रैक्टिस देयर।
अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अगेन यू हैव टू कंप्लाई ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, तभी आप वहाँ पे जो है प्रैक्टिस या कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। जर्मनी में अगर करना चाहें तो वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, वो हेलीप्रैक्टिकल, ये वो जर्मन लैंग्वेज का ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। नॉर्मली माने कि नेचुरल मेडिसिन, उसमें मेडिसिनल प्लांट को ही यूज करते हैं और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करते। वो एक एग्ज़ाम लेते हैं और उस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो देन यू कैन प्रैक्टिस। जो इश्यूज में एक मेजर इशू है ये कि कल्चरल सेंसिटिविटी का, क्योंकि हम आयुर्वेद को जब पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए भी कुछ रियल चीज़ें हैं कि जिनको हमें समझना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। जब हम कहीं पे सपोज करिए कि आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप दूसरे स्टेट के हैं और यहाँ पे आके जामनगर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स कैसी है, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, यहाँ के अभी उनसे कह दो कि दिवा स्वप्न नहीं करना है, वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम सोते आए, हमारे पिताजी सोते आए, वो सब सोते आए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो ये यहाँ पे भी दिवा स्वप्न क्यों हुआ, उसके पीछे अपने लॉजिक्स हैं। बहुत सारे हमारे सोशल बिलीव्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। अगर उससे अलग हट के आप बात करेंगे, इमीडिएटली दे विल रिजेक्ट यू। तो बहुत बड़ी ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से प्रैक्टिस के लिए। जब आप दूर दराज में कहीं प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे कंट्री में प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर बिलीफ, देयर प्रैक्टिसेस, देयर कस्टम्स, बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से फेल्योर होता है कि जो लोग ये नहीं करते हैं और रिजिड होते हैं। नहीं तो एक समय क्या होता था, जैसे मॉर्निंग में भी हमारी जो MP महोदया बोल रही थी कि आयुर्वेदिक दवा देखी तो हमको याद आया कि आयुर्वेदिक दवा मतलब कड़वा सा कुछ होगा। तो ये एक बिलीफ बन गया है कि समाज में कि आयुर्वेदिक दवा मीन्स कड़वा काढ़ा। ऐसा नहीं है ना। लेकिन जब उसी को उन्होंने पिया, बोला कि इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी पैलेटेबल। तो ये भी चीज़ हमको करनी जरूरी है, ये हमें सीखनी भी जरूरी है। लैंग्वेज बैरियर, आप जर्मनी में कुछ करना चाहते हैं तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज में, चाइना में आप चले जाएं तो चाइना में गए होंगे, जो लोग गए उनको मालूम है। अगर चाइनीज लैंग्वेज में वो आपका नाम भी लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमारे ही नाम ले रहे हैं। तो ये जो हमारे अपने नाम की ये हालत है, तो बाकी क्या चीज़ समझेंगे। और हम वहाँ पे अगर प्रैक्टिस करने की बात सोच रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ पे अगर हम प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट, अब ये इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि इट इज़, अगर वो है तो आपका टूटा फूटा काम इवन दूसरे कंट्रीज़ में चल जाएगा। और जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो आपका साइड बाई साइड ये टारगेट रहना चाहिए कि एक या दो जो फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, क्योंकि ये लास्ट में नहीं होगा कि आपके पास डिग्री है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप चले भी गए, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सब कुछ होते हुए भी इट विल बी फेल्योर। तो ये कल्चरल एडॉप्टेशन कर सकते हैं हम लोकल प्रैक्टिशनर्स के साथ जो है कोलैबोरेट करके। तो इनिशियली जब आप कहीं जाते हैं ना तो इंडिविजुअली ज़रूरी नहीं है कि आप इस्टेब्लिश हो जाए। तो सबसे बेस्ट जो एक जिसको टैक्टिस भी बोलते हैं वो ये होती है कि स्टार्ट वर्किंग इन कोलैबोरेशन। आपने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस में उनको सपोर्ट किया, धीरे धीरे आपने वहाँ की चीज़ों को समझा और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ें खुद करने लगे।
सो लैंग्वेज के बारे में हमने बात करी भी। जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो सबसे पहले बिजनेस करने से पहले ये देखते हैं कि हमारा राइवल कौन है, राइवलरी किसके साथ होगी, किसके साथ हमारा कंपटीशन होगा। तो ग्लोबल मार्केट में इस समय कंपटीशन के लिए दो बहुत स्पेसिफिक सिस्टम है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, क्योंकि बहुत ही डीपली रूटेड है। इन्होंने बड़े प्लानिंग से, खासतौर से अमेरिका में बहुत ही डीपली रूटेड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। और दूसरा नेचुरोपैथी। यहाँ बैठ के हम किसी नेचुरोपैथी DNYS को हो सकता है कि कुछ बोल दें, लेकिन दे आर मोर वैल्यूएबल। फैक्ट तो ये है, नेचुरोपैथी में अगर आपके पास डिग्री है और यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, आपके लिए काफ़ी इजी है। तो ये भी एक बड़े राइवल है आपके। बट हमें क्या करना है, इस भीड़ में अपने को दिखाना है, इस भीड़ में अपनी एक पहचान बनानी है। तो जब हमें पहचान बनानी है तो हमारी USP क्या है, हमारी विशेषता क्या है, वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए। और उसमें जो हमारी विशेषताएं हैं, उनमें जो हमारा एक कस्टमाइजेशन का, इंडिविजुअलाइजेशन का, ये हमारी ऐसी स्पेशलिटी है कि द होल वर्ल्ड नोज। ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं होती, पूरी दुनिया को मालूम है कि आयुर्वेद में इंडिविजुअलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको लोग प्रैक्टिस में लेते हैं। लेकिन हमें लेना भी चाहिए, सीखना चाहिए लेना, कि हम कैसे इंडिविजुअलाइजेशन करके और प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। तो जब अपने से कोई तगड़ा हो तो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, उसकी वीकनेस मालूम करनी चाहिए, और फिर फिर जो दाव लगाना है वो लगा सकते हैं। तो दिस इज ए सीक्रेट बिजनेस टैक्टिक्स कि अगर आपको कंपटीशन में अपने किसी उसको हराना है, कंपटीटर को, तो देखा होगा कुश्तियों में होता है ना, रेसलिंग में, कि जो जीतने वाला होता है वो शुरू में हारता है, एंड ही नोज द मूव, कि अभी उसके मूव क्या हैं। जब एक बार समझ जाता है तो देन ही पुट द विनिंग मूव। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक डे 1 से हमें ये स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो हमारे प्रोफेशनल रेडीनेस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। अब देखिए इसमें पहला क्या है, कल्चरल वेरिएशंस इन हेल्थ केयर। हमें बिल्कुल ट्रेनिंग, अब चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, हमें ये बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं होती है कि हम डिफरेंट कल्चरल बिलीफ में आयुर्वेद को कैसे कस्टमाइज करें। होता है ये, यू लर्न बाय डूइंग। वो तो आप जाते हो, करते हो, है ना, प्रैक्टिस में गलती करते हो, सीखते हो, अदरवाइज कहीं पे ये अभी प्रोविजन नहीं है। तो ट्राई टू डेवलप दिस आर्ट। इसको भी अभी से प्रैक्टिस में करने की ज़रूरत है कि जब हम डिफरेंट सेटअप में जाते हैं, इवन इंडिया में भी अगर डिफरेंट रीजन में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो वी हैव टू अडॉप्ट दैट। Difficulty in applying Ayurveda principles in countries where traditional healthcare system differ significantly from India. हमारे इंडिया में तो एक माइंडसेट है लोगों का, they accept Ayurveda as their own system। बाहर तो नहीं है। तो अगर हम उसी माइंडसेट के साथ उनसे बात करेंगे तो they will not accept, immediately they will reject। Lack of global case studies, ये भी एक हमारे साथ थोड़ा सा लैक होना है, थोड़ा सा नहीं, बड़ा सा है, कि हम जो पेशेंट देखते हैं वो हमारे अपने सेटअप में देखते हैं, लेकिन जब हम दूसरे सेटअप का जो केस स्टडीज़ हमारी है वो उस रीजन की नहीं है, अमेरिकन पेशेंट्स की, यूरोपियन पेशेंट्स की या किसी अफ्रीकन पेशेंट्स की वो नहीं है, तो हमें नहीं मालूम है कि वहाँ पे कैसे उनका फूड हैबिट होती है, कैसे क्या होते हैं, वो सिम्टम्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीड करना है। ये थोड़ी सी वीकनेस हमारे साथ है। देन ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन, जो हमारी डाइट, लाइफ स्टाइल, इन सबको कस्टमाइज करना।
अब इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन सी चीज़ आयुर्वेद में है, दिनचर्या ऋतुचर्या। ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना। कहीं पे 2 ही ऋतुएं होती हैं, कहीं पे 4 होती हैं, कहीं पे 3 होती है। फिर क्या करोगे? कब आदान काल हुआ, कब उनका विसर्ग काल हो गया, यहाँ के हिसाब से चलोगे फिर तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपको फंडामेंटल आप समझेंगे, जो शुरू में मैंने बात की थी कि आयुर्वेद में फंडामेंटल्स हैं, देन यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि अब सीजनल वेरिएशंस होते हैं तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है और उसका आयुर्वेद के साथ क्या लिंक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर कस्टमाइज करना सीख जाओगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो फूड हैबिट्स चेंज है, हम यहाँ के हिसाब से अगर बात करें, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बताते हैं, इंडिया का ही है। ये आरोग्य मेले लगते हैं ना, तो एक बार दिल्ली में लगा था, और नाम भी नहीं लेंगे उस इंस्टीट्यूशन का। उस इंस्टीट्यूशन का एक स्टॉल लगा हुआ था, ऑब्वियसली यहीं का, यहाँ का नहीं था, तो कोई और था, लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूशन मानते हैं उसका था। अब वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सीनियर टीचर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, कुछ स्टूडेंट भी थे। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल पे रखे रहते हैं ना, लीफलेट्स रखी रहती हैं इंफॉर्मेशन वाली। तो एक लेडी आई, तो वो आके पढ़ने लगी, और पढ़ने के बाद जो है वो पूछा किसी से कि आपने इसमें लिखा है कि खिड़की खोल के सोना चाहिए। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, खिड़की खोल के सोना चाहिए। उसका ये था कि अब वो गर्मी है तो हमें तो बंद करके करना ही पड़ेगा और एसी चलाना पड़ेगा। तो अब वो बेचारा किसी स्टूडेंट से पूछा, मैं वहाँ था ना, तो वो घबरा गया बेचारा। उसने कहा कि ये सर है ना, तो अब सर के पास गया तो सर ने कहा कि अरे आप आयुर्वेद के स्टॉल पे आए हैं, आयुर्वेद के बारे में बात पढ़ रहे हैं, तो आपको ये फॉलो करना है, आयुर्वेद लिखा है तो इसको फॉलो करिए आप। मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। तो देखिए, ये ठीक है कि आयुर्वेद में कुछ लिखा है, अक्षर से पालन नहीं करना है। वहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन, हमें क्यों उन्होंने खिड़की दरवाजे खोलने की बात कही, क्रॉस वेंटिलेशन, फ्रेश एयर का आना, ठीक है। आप अगर एसी चलाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो एयर कंडीशनिंग है उसमें एयर का सर्कुलेशन रिसर्कुलेट हो रही है या फ्रेश एयर भी आ रही है कहीं से, तो हमें एसी के टाइप्स पे देखना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। तो जो एक अलाइड डिसिप्लिन की जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, ग्लोबल इंटर्नशिप, हमारे बहुत सारे MOUs होते हैं, और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि MOU होना एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब तक वो जाके एक रियल सिचुएशन में जाके नहीं देखते हैं, वो नहीं बात आ पाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट है, टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ अलाइड क्वालिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं देन यू बिकम्स ए वैल्यूएबल। और उसमें एक जो हमने देखा है कि अगर आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में एडमिशन लेते हैं और आपके साथ आयुर्वेद की डिग्री के साथ अगर वो डिग्री है, तो आप किसी भी जगह, खासतौर से अगर अमेरिका वगैरह में चाहते हैं, तो वेरी इजली यू कैन इन्फिल्ट्रेट इन मेन स्ट्रीम। और मेन स्ट्रीम में एक बार अगर आप आ गए तो देन यू कैन प्रैक्टिस आयुर्वेदा। वैलिडेशन के प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। टाइम हो गया है तो हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हमें एक अभी से तैयारी करना चाहिए कि जो नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, है ना। ये चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आती है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छी नेटवर्किंग है और आपके लिंक्स अच्छे होते हैं तो यू लर्न ए लॉट। और एक MIT स्लोन मैनेजमेंट का रिव्यू भी है कि व्हाट यू गेन बाय दिस नेटवर्किंग।
देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एक ये वेंचर है हमारा, और इसमें हम पूरी दुनिया को एआई बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा ना, इसमें हमने कभी जो है वो लोकल मार्केट, इंडियन मार्केट को नहीं टच किया है, ग्लोबल मार्केट को टच किया। और यू विल बी सरप्राइज कि हम इसमें एक क्लाइंट से उसका सोल्यूशन देने के लिए लगभग 7 फिगर में चार्ज करते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएंगे। वही 10 लाख से ऊपर एक का विचार वो बताने में। ये एक दूसरी केस स्टडी है। इंडिया की ही एमडी जो है वो डॉक्टर है, अमेरिका में उसकी एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड स्किन केयर से रिलेटेड एक कंपनी है, एंड सो शी इज डूइंग वेल। सो अभी अगला सेशन एआई के ऊपर होगा। तो एआई पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स के लिए, डेटा ड्राइवन रिसर्च के लिए, हर्बल फॉर्मुलेशन रिकमेंडेशंस के लिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें कि हमारे अगले स्पीकर अपनी बात बताएंगे। ये कुछ टूल्स हैं कि जिनको अभी हम लोगों ने डेवलप किया है। ये एआई बेस्ड टूल है। चरक संहिता, ये एआई सिस्टम आपकी चरक संहिता और उसके जितने भी कमेंट्रीज हैं वो सभी में ट्रेंड है। तो सिंपली यू कैन डिस्कस विद दैट। अब आपको उतनी सारी वो नहीं खोज के रखनी है और उनको जो है वो उठा के नहीं देखना है, सर्च वर्च नहीं डालना है। यू सिंपली आस्क, यू विल गेट द। देन आयुर्वेदा ट्यूटर, आयुर्विद्या मीन्स आयुर्वेदा असिस्टेंट, योर असिस्टेंट, ये सब क्या है कि इंटरनेशनली इनकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। आयुर्वेद कनेक्ट, नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास आयुर्वेद मॉडर्न डायग्नोज किए हुए केसेस आते हैं, बहुत ही एक टिपिकल टाइप की मॉडर्न डिजीज है। अब हम उसमें आयुर्वेद में कैसे प्रोसीड करें, कैसे दोषों का निर्धारण करें, दोष समूर्छना कैसे करें, कैसे संप्राप्ति विघटन करें, कैसे हम चिकित्सा सिद्धांत बनाएं और फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग करें। यू सिंपली पुट द डिजीज, आपका जो केस आया है आपकी केवल डिजीज कंडीशन डालनी है, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आयुर्गार्ड, आयुर्वेदा कोई ट्रीटमेंट लिखते हैं, उसके अगर कंकरेंट कोई मॉडर्न मेडिसिन को पेशेंट ले रहा है तो उसके आपस में इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। आयुर्लैब, कोई सी भी लैब रिपोर्ट हो, यू जस्ट अपलोड, you will get the interpretation, you will get the Ayurveda guidelines to proceed in that case. बहुत सारे और भी हैं। हम पीजी में जो है वो या पीएचडी में टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या ये टॉपिक हमारा अप्रोप्रिएट है, वर्डिंग्स अप्रोप्रिएट है। तो ये सिस्टम आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। आप उसको कुछ आइडिया कि हमारा ये आइडिया है और इट विल ब्रेन स्टॉर्म, इट विल सजेस्ट यू सेवरल ऑप्शन, फिर आप ऑप्शंस को वो करते हैं, फिर इट विल रिफाइन। सो अल्टीमेटली यू विल गेट द बेस्ट विद ऑल कंप्लायंसेस, चाहे वो आईसीएमआर की हो, चाहे आयुष की गाइडलाइंस हो, इट यूज टू फॉलो। आयुर्वेदा ट्यूटर, you can learn anything, you can learn। ये अगर आप इससे बातचीत करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम भी समझ लेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, अकॉर्डिंगली द सिस्टम विल सजेस्ट। ये जो बताया था चौहान जी ने, ये उसका थोड़ा एक सिस्टमेटाइज एक प्रेजेंटेशन था। अभी टाइम नहीं है उसको करने की, बट अल्टीमेटली लर्निंग इज द की। ये भी बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद में। इट इज़ ए सीक्रेट मंत्र और आई यूज टू अडॉप्ट इट। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। तो इससे बच के रहेंगे, यू कैन।
अभी कोई जो लर्निंग जो है वो हम बोलते हैं कि एजिंग और ये हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सीनियर हो गया, नोबडी सीनियर एंड जूनियर। लर्निंग प्रोसेस जिसकी स्टॉप हो गई, ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, और लर्निंग है सो देयर इज नो एज। ये एक और इम्पॉर्टेंट बुक है दैट इज स्पेशली रिटन फॉर गोल सेटिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल। इसमें ये है कि वी कैन प्रोवाइड दिस बुक इन ई बुक फॉर्मेट। बस ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमको अगर ईमेल्स भेज देता है तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू शेयर दिस ई बुक। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी